बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस क्लास में हम ब्रोनियन मोशन को स्टडी करेंगे। क्लास 12 फिजिक्स, न्यू बुक, चैप्टर नंबर 13। टॉपिक का नाम है ब्रोनियन मोशन। बेटा, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है ब्रोनियन और दूसरा है मोशन। ये जो वर्ड आप देख रहे हैं ब्रोनियन, एक्चुअली ब्रोनियन जो है वो एक साइंसदान था जिसके नाम पर ये ब्रोनियन है, जिसने इसको डिस्कवर किया था। और आपको पता है मोशन जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड होता है, तो तब इसलिए इसका नाम जो है वो ब्रोनियन मोशन है। जैसे आप कभी देखें कि दिन के टाइम ना किसी विंडो में से अगर लाइट आ रही हो, तो आप ये देखते हैं कि उसके अंदर आपको बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स नजर आते हैं। वो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं। तो सवाल ये आता है कि वो मूव क्यों कर रहे होते हैं। एक्चुअली वो सारे के सारे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं, और उनका वो जो मोशन होता है उसको हम ब्रोनियन मोशन कहते हैं। तो इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि ये क्यों मूव करते हैं पार्टिकल्स, क्या वजह होती है। जैसे इमेजिन करें ना कि एक पार्टिकल जो है वो हवा में से मूव कर रहा है, तो कोई मैग्नेट नहीं उसको पुश कर रहा, कोई इंसान उसको पुश नहीं कर रहा। तो क्या वजह होती है इस ब्रोनियन मोशन की, तो इंशाल्लाह आज हमने इसको अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज द कॉज बिहाइंड इट और ये क्या होता है। तो बेसिकली हम बता रहे थे कि जैसे लाइट आती है विंडो में से, तो उस वक्त हम देखते हैं कि वहां पे हमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स नजर आ रहे होते हैं एंड दे आर मूविंग बिकॉज ऑफ द रैंडम मोशन ऑफ द गैस। दे बेसिकली कोलाइड विद द गैस मॉलिक्यूल्स। तो ये गैस मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करते हैं कि जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो बार बार हवा के साथ कोलाइड कर रहे होते हैं, और हवा क्योंकि मूव कर रही है जिस वजह से क्या होता है कि वो पार्टिकल्स भी जो डस्ट के होते हैं वो भी मूव करते हैं। और वो जो डस्ट पार्टिकल्स का मोशन है, उस हवा का मोशन नहीं, उस हवा की वजह से, हवा की कुलियंस की वजह से जो डस्ट पार्टिकल्स का मोशन है वो कहलाता है ब्रोनियन मोशन। तो ये है हमारे पास ब्रोनियन मोशन की एक एग्जांपल। जैसे कि मैंने कहा कि अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी चीज को माइक्रोस्कोप से देखूं तो मुझे नजर आएगा वहां पर कि वहाँ टाइनी पार्टिकल्स। कुछ साइंसदानों ने भी ऐसे किया, जैसे रॉबर्ट ब्राउन थे ना। तो ये रॉबर्ट ब्राउन जो थे जब इसको डिस्कवर कर रहे थे तो 1827 में फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने ये ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के नीचे कि पार्टिकल्स जो है वो मूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले इन्होंने ये समझा कि शायद उनमें कोई जिंदगी मौजूद है, क्या वो अलाइव है, क्या वो जिंदा है। लेकिन बाद में ये पता चला कि एक्चुअली वो अलाइव नहीं है, वो उनके पास एक मोशन है दैट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। तो इंशाल्लाह हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि ये मोशन क्यों होता है। तो एक्चुअली याद रखिएगा बेटा, मेन पॉइंट ये है कि वो जो गैस मूव कर रही है ना, असल में जो गैस का मोशन है वो ब्रोनियन मोशन नहीं है, बल्कि वो जो गैस की वजह से डस्ट पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं वो ब्रोनियन मोशन है। इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। आप पानी का एक गिलास कंसिडर करें और उसमें आप ब्लैक पेपर, या जिसको काली मिर्च कहते हैं, काली मिर्च का जो पाउडर होता है उसको आप उसमें प्लेस करें। जैसे ही आप उसको प्लेस करेंगे तो आप देखेंगे जो वो ब्लैक पेपर पाउडर होगा, काली मिर्च का पाउडर, वो मूव करेगा रेंडमली इन ऑल दी डायरेक्शंस। हमें ऐसे नजर आएगा जैसे वो पार्टिकल जो हैं वो अलाइव है, जैसे वो जिंदा है। लेकिन ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो बेसिकली उनका जो मोशन है वो किस वजह से है, क्योंकि वो हमें बार बार वो जो पार्टिकल्स हैं ब्लैक पेपर के वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ टकरा रहे हैं। तो इट मींस कि वहां पे मिलियंस ऑफ द बिलियंस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ उनका टकराना एक्चुअली ये ब्रोनियन मोशन की काज होती है। तो मैं ऐसे बता रहा हूँ कि हमने एक गिलास कंसिडर करना है, उस गिलास में हमने पानी प्लेस कर दिया, और उसमें हमने कहा कि यहाँ पे एयर के सॉरी ब्लैक पेपर के पार्टिकल्स हैं। तो वो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के वो रेंडमली मूव कर रहे हैं। आपको पता है कि ये हमेशा मूवमेंट में होते हैं, कभी रुकते तो नहीं है। तो जब वाटर मॉलिक्यूल्स आप मूव करेंगे तो उस वक्त ये जो ब्लैक पेपर मॉलिक्यूल्स होंगे उनके साथ ये टकराते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये कुछ डॉट्स बना दिए मैंने ब्लैक पेपर के। तो मैंने कहा इनके साथ ये वाटर मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं, और इनकी उस कुलियन की वजह से ये जो ब्लैक पेपर मॉलिक्यूल्स है बेसिकली दे आर इन द रैंडम मोशन, एंड दैट मोशन इज बेसिकली कॉल्ड द ब्रोनियन मोशन। सो दिस इज द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ दिस टॉपिक। सो साइंसदान तो पहले ये समझ बैठे थे कि वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो कोई अलाइव होते हैं, शायद ना वो
पानी के अंदर पार्टिकल चले गए तो अलाइव हो गए, और कुछ माइक्रोस्कोपिकली उन्होंने ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसी की, लेकिन पता ये चला कि एक्चुअली वो कुलियंस की वजह से, जो एयर और वाटर की कुलियंस होती हैं उनकी वजह से मूव करते हैं। अभी तक हमने ये अंडरस्टैंड किया कि ब्रोनियन जो है वो साइंसदान था जिसने इसको डिस्कवर किया, और ये मोशन मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड है। लाइट जो दिन के वक्त आती है उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स मूव करते हैं वो हवा के टकराने की वजह से मूव करते हैं। और मैंने कहा बेटा कि ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें हमने ब्लैक पेपर डाला तो ब्लैक पेपर की मोशन जो होगी वो भी ब्रोनियन मोशन होगी। अब पहली बात मैं ये करूंगा इंशाल्लाह कि डिस्कवरी ऑफ ब्रोनियन मोशन किसने की थी। तो 1827 में रॉबर्ट ब्राउन नामी साइंटिस्ट था। रॉबर्ट ब्राउन ने, जो कि एक बॉटनिस्ट था, बॉटनिस्ट आपको पता है उसे कहते हैं कि जो कि प्लांट्स को स्टडी करता है, वो बॉटनिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के नीचे कि कुछ टाइनी पोलन पार्टिकल्स हैं। ये जो पोलन होता है ना एक्चुअली, ये जो पोलर प्लांट होते हैं वो मेल प्लांट होते हैं। जैसे आपको बायोलॉजी में अगर आप स्टडी करें तो मेल प्लांट भी होता है, फीमेल प्लांट भी होता है। जो मेल प्लांट होता है वो हमारे पास पोलन प्लांट होता है। तो ये जो पोलन प्लांट था वो उसको स्टडी कर रहा था। ये पोलन ना, आप फूल को झाड़े तो उस वक्त जो पोलन ग्रेन के ज़रात निकलेंगे उनको स्टडी कर रहा था। और इसने देखा कि जब वो पोलन पार्टिकल जो है वो किसी लिक्विड में प्लेस किए जाते हैं तो माइक्रोस्कोप में इसने ऑब्जर्व किया कि वो तो रैंडम मूव कर रहे थे। तो क्या वो अलाइव हो जाते हैं लिक्विड में जाने के बाद? ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं ना, वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वो उसके साथ मुसलसल टकरा रहे होते हैं। तो ये एक ऐसा हमारे पास एक्सपेरिमेंट है जो कि वेरीफाई ये भी कर रहा है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि अगर ये हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मैं अगर यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स बनाता हूँ, तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वो मुसलसल वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में रैंडम मोशन में आपस में टकरा रहे हैं, कंटेनर की वॉल के साथ टकरा रहे हैं। और इसी मोशन के दौरान ये कुलियन परफॉर्म कर देते हैं पोलन के साथ। जैसे मैं यहाँ पे ये ऑरेंज के साथ ऐसे पोलन बना रहा हूँ, तो पोलन जो होगा वो जब इसे टकराएगा तो वो भी क्या करेगा बेटे, वो रैंडम मोशन करेगा, जिसकी वजह से उसका जो मोशन होगा हम कहेंगे कि दैट इज रैंडम, एंड द मोशन ऑफ दोज पोलन पार्टिकल्स इज बेसिकली द ब्रोनियन मोशन। तो एक्चुअली जो कुलियन होती है ना मॉलिक्यूल्स की, वाटर मॉलिक्यूल्स की उनके साथ होती है, वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स की कुलियन होती है बेटा, वो उसका काज है ब्रोनियन मोशन की। और बाद में प्रूव भी कर दिया गया कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये जब मूव करते हैं तो वो टकराते हैं दूसरे पार्टिकल के साथ। इसका मतलब है कि गैस और लिक्विड दोनों में एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं। तो एक ऐसा फिनोमेना जिसने हमें ये भी बता दिया कि गैस और लिक्विड जो होते हैं वो एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। अब सबसे पहले आप देखेंगे इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो अभी तक आपको मैंने इसके बेसिक फ्रेमवर्क के बारे में बताया है कि ये कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रहा होता है, ये कुछ एग्जांपल्स में, और किसने डिस्कवर किया था बेटा। और उसके बाद अब आगे हम इंशाल्लाह इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो ये एग्जैक्टली बुक की वर्डिंग है, द रैंडम और जिगजैग। ये रैंडम का मतलब होता है बेतरतीब या डिसऑर्डर्ड। तो बेसिकली जो बेतरतीब मोशन है बहुत स्मॉल पार्टिकल्स का, जो कि सराउंडिंग की तरफ से जब कंटिन्यूसली उन पर कुलियन परफॉर्म की जाती है, सराउंडिंग अब वो वाटर हो सकता है, वो सराउंडिंग एयर हो सकती है, इट कुड बी एनी मीडियम। सो वो जो मीडियम है, वो जो सराउंडिंग है बेसिकली उसके जो पार्टिकल्स हैं वो इनके साथ टकराते हैं, जिसकी वजह से जो उन पार्टिकल्स का मोशन होता है उसको ब्रोनियन मोशन कहते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, जो रैंडम या बेतरतीब या डिसऑर्डर मोशन जो स्मॉल पार्टिकल्स का मीडियम के कुलियंस की वजह से हुआ, सराउंडिंग के कुलियंस की वजह से हुआ, वो हमारे पास ब्रोनियन मोशन कहलाता है। जैसे कि मैं कहता हूँ हवा का मोशन ब्रोनियन नहीं है, वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रोनियन नहीं है। हाँ, वाटर मॉलिक्यूल्स ने वो जो पोलन पार्टिकल्स को मूव करवाया उनका मोशन ब्रोनियन है, पोलन ग्रेन्स का मोशन ब्रोनियन है। हाँ, ये जो एयर है इसने 10 पार्टिकल्स को जो मूव करवाया, और 10 पार्टिकल्स का मोशन जो है वो ब्रोनियन मोशन है। तो बेसिकली दैट इज द कॉन्सेप्ट दैट यू हैव टू अंडरस्टूड कि वो गैस जो है ना वो एक्चुअली ब्रोनियन मोशन परफॉर्म नहीं कर रही। जो ब्रोनियन मोशन परफॉर्म कर रहे हैं वो उनके अंदर डस्ट पार्टिकल्स परफॉर्म कर रहे हैं। सो दिस इज द बेसिक थीम दैट you have to understood in this. So the motion of the gas particles is not the Brownian. Actually, the motion of the those which is basically caused by those booleans, that is basically the Brownian motion. जिसकी वजह ये गैस पार्टिकल्स थे ना,
वो जिसकी वजह से ये कुलियंस हुई, या जिसकी वजह से ये कुलियंस हो रही है, जैसे कि एयर है, वाटर है, वो ब्रोनियन मोशन नहीं कर रहे, वो उसकी ब्रोनियन मोशन का रिजल्ट पोलन ग्रेन्स में आप देखेंगे कि पोलन ग्रेन्स का जो रैंडम मोशन होता है, बेटा एमसीक्यू आ सकता है, आपको पता होना चाहिए कि पोलन ग्रेन्स दे डू नॉट मूव लीनियरली, दे डू नॉट परफॉर्म एनी लीनियर मोशन, दे परफॉर्म द रैंडम मोशन, और दैट मोशन इज कॉल्ड द ब्रोनियन मोशन। इसी तरह से जो हवा में डस्ट पार्टिकल्स आपको दिखते हैं, दिखने को मिलते हैं, वो भी सारे के सारे ऐसे ही बेटे हमारे पास सबके सब जो होते हैं रैंडम मोशन परफॉर्म करते हैं। तो अब हमारा अगला सवाल ये आता है कि ब्रोनियन मोशन क्यों होता है। तो अभी तक आपने ये इसकी डेफिनेशन पढ़ी कि रैंडम मोशन होता है जो कि सराउंडिंग के मॉलिक्यूल्स की वजह से हो रहा होता है, और एग्जांपल्स में आपने दो एग्जांपल्स देखी, पोलन ग्रेन की और डस्ट पार्टिकल्स के मोशन की। तो मैंने बताना है अब रैंडम मोशन, ये ब्रोनियन मोशन क्यों होता है। तो ये जो ब्रोनियन मोशन होता है ना, इसकी वजह क्या होती है कि हमारे पास जो एक मॉलिक्यूल होता है गैस का, जैसे आप ये देखें हमारे पास ये एक गैस मॉलिक्यूल है सपोज करें, और ये कोलाइड करेगा, आपको पता है आपस में भी कोलाइड करेंगे, कंटेनर की वॉल्स के साथ भी कोलाइड करेंगे। जैसे ही ये कोलाइड करेगा किसी दूसरे पार्टिकल के साथ, तो उसके पाथ को जिगजैग कर देगा, तो उसका मोशन जो होगा कुलियंस की वजह से मोमेंटम और एनर्जी ट्रांसफर करते हैं ना, गैस मॉलिक्यूल जब भी टकराते हैं तो मोमेंटम और एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। ये आप गैस मॉलिक्यूल समझ लें, ये गैस मॉलिक्यूल है, ये टकरा रहा है एक डस्ट पार्टिकल के साथ। तो जैसे ही ये टकराएगा डस्ट पार्टिकल के साथ, तो उस वक्त ये अपनी एनर्जी और मोमेंटम उसको ट्रांसफर करेगा, जिससे क्या होगा कि वो डस्ट पार्टिकल रिगजैग ऐसे रेंडमली मूव करेगा किसी एक डायरेक्शन के अंदर। तो उस पार्टिकल का जो जिगजैग मोशन है, दैट इज बेसिकली द ब्रोनियन मोशन। तो कुलियन में मोमेंटम और एनर्जी दोनों जो होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं उन दोनों पार्टिकल्स के दरमियान। पहला सवाल ये आता है कि ब्रोनियन मोशन की डिपेंडेंस किस पर है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ब्रोनियन मोशन पे इफेक्ट करते हैं। तो बेटा पहला जो होता है ना, वो होता है हमारे पास जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल है, यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि डस्ट पार्टिकल हैवियर है तो उसको मूव कराना मुश्किल होगा ना, तो जितना ज्यादा हैवियर पार्टिकल होता है उसको मूव करवाना उतना मुश्किल होता है। मैंने कहा कि ये हमारे पास, ये आप जस्ट इमेजिन कर लें कि ये एक पार्टिकल है यहाँ पे, और ये एक छोटा सा पार्टिकल बनाया, तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि छोटे पार्टिकल को मूव करना आसान है। तो क्या होगा, जितना मास कम होगा उतनी बोरोनियन मोशन में स्पीड उसकी ज्यादा होगी। इसी तरह से मैंने कहा ये हैवियर वाला है, तो ऑब्वियसली इसको मूव करना मुश्किल है क्योंकि इसका मास ज्यादा है। तो मास ज्यादा होने की वजह से क्या है, हम देखेंगे कि ब्रोनियन मोशन में इसकी जो स्पीड आएगी वो ऑब्वियसली कम आएगी। तो इट डिपेंड्स ऑन दी mass ऑफ द पार्टिकल्स, कि पार्टिकल्स का मास कितना ज्यादा होता है। हैवियर पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स हैवियर होंगे, स्मॉलर ब्रोनियन मोशन होगा, और लाइटर particles होंगे तो they could be easily moved, I can move them easily. So this is the first factor that influences the Brownian motion, which is the size of the molecule. If they are heavier, then it could not be easily moved. And lighter particles, they obtain the greater speed on collision. तो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं ना, वो बड़ा जल्दी अपनी स्पीड गेन करते हैं जब भी वो टकराते हैं किसी दूसरे मीडियम पार्टिकल के साथ। इसी तरह से अगर वो मीडियम बहुत ज्यादा विस्कस है, अगर इसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, विस्कोसिटी का मतलब है गाढ़ापन, अगर वो मीडियम ज्यादा विस्कस है तो उसमें ब्रोनियन मोशन के दौरान आप स्पीड इतनी गेन नहीं कर पाएंगे। ये देखें, अगर एक मीडियम जो है वो ज्यादा विस्कस है तो वहां पे इतनी फ्रीडम ही नहीं है मूव करने के लिए। जैसे मैं कहता हूँ कि सपोज करें एक वाटर है एक मीडियम, और दूसरा मीडियम जो है वो हनी है। तो आपको पता है हनी जो होता है वो ज्यादा विस्कस होता है, वो गाढ़ा होता है, तो मॉलिक्यूल कैसे वहां पे मूव कर पाएगा तेज, वो तो स्लो मूव करेगा। इसका मतलब है कि हमारे पास वहां पे ब्रोनियन मोशन स्लो होगा जहाँ पे मीडियम ज्यादा विस्कस होगा। और पानी जो है, आपने कहा कि सर ये तो लेस विस्कस है, पानी कम गाढ़ा होता है, पानी कम गाढ़ा होने की वजह से सर बड़ा आसानी से वहाँ पोलैंड वगैरह मूव कर सकते हैं, वहाँ पे के जो ब्लैक पेपर पार्टिकल से बड़ा आसानी से मूव कर रहे थे, तो कोई ऐसा मसला नहीं था। तो बेटा ये दूसरा फैक्टर है जिसपे हमारी स्पीड डिपेंड करती है ब्रोनियन मोशन की। एक तो आपने देखा मैस पे डिपेंड कर रही होती है पार्टिकल के, हैवियर पार्टिकल को मूव कराना मुश्किल होता है, और दूसरा विस्कोसिटी पे, विस्कोसिटी मीडियम की जितनी ज्यादा होगी उतना मूव करना मुश्किल। इसके बाद हमारे पास कंटिन्यूस मोशन ऑफ द पार्टिकल्स आ रहा है। बेटे याद रखिएगा कि ब्रोनियन मोशन जो होता है ये पार्टिकल्स को हमेशा मूव कराए रखता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं परफ्यूम स्प्रे की, तो परफ्यूम का स्प्रे हम करते हैं हवा के अंदर, तो जैसे ही वो मूव करते हैं पार्टिकल्स तो वो भी बेसिकली ब्रोनियन मोशन परफॉर्म करते हैं। वो क्यों परफ्यूम पार्टिकल्स अवे जाते हैं, असल में वो भी हवा की मूवमेंट की वजह से अवे जाते हैं, तो उनका मोशन भी हवा की वजह से ऐसा हुआ कि एयर जो थी उसने यूं कराया। तो ये हमारी तीन फैक्टर्स थे जिन पे ये इनकी डिपेंडेंस थी। तो आप बेटा इसको बुक से भी अंडरस्टैंड कर लें कि ब्रोनियन में मैंने बताया कि रॉबर्ट ब्राउन के नाम पे है ये, और ये मूवमेंट से एसोसिएटेड है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ से आप देख सकते हैं
कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो था ना, इसने पहली दफा एक्सप्लेन किया था ब्रोनियन मोशन को और पोलंस की मोशन को 1905 में। ये आपको एमसीयू के तौर पे पता होना चाहिए। और जिसने एक्सपेरिमेंटली इसको वेरीफाई किया था, आइंस्टाइन की जो एक्सप्लेनेशन थी ब्रोनियन मोशन की वो बहुत अच्छी थी। जिसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया उसने पेरन ने वेरीफाई किया, पेरन ने वेरीफाई किया और 1926 का नोबेल प्राइज ले लिया। तो ये आपको पता होना चाहिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फर्स्ट ईयर में आप पढ़ कर आए हैं, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में आप वैसे जानते हैं, तो ये ब्रोनियन मोशन भी जान ले कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया हुआ है 1905 में। और जो पेरन है इसको नोबेल प्राइज 1926 में, इसको 1908 में जब इसने एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन की तो 1926 का नोबेल प्राइज इसने अर्न किया उस एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पे। सो ब्रोनियन मोशन इज द रैंडम मोशन एंड द इरेगुलर मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इन अ गैस। तो बेसिकली हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो किसी गैस के अंदर या किसी मीडियम के अंदर उनका जो मोशन होता है वो ऐसे आप ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज ब्रोनियन मोशन। रॉबर्ट ब्राउन जो बॉटनिस्ट था, माइक्रोस्कोप में देख रहा था कि पार्टिकल जो है वो पोलन पार्टिकल्स दे आर मूविंग रैंडमली इन दैट लिक्विड। सो उनका जो रैंडम मोशन उसने ऑब्जर्व किया जब पार्टिकल्स का, तो उसने कहा कि बेसिकली दिस दिस इज द इफेक्ट ऑफ सम काइंड ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन। और पता ये चल रहा है वहां से कि ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स करा रहे हैं ये। तो जो मॉलिक्यूल होता है किसी भी गैस के अंदर, वो अपने पाथ को चेंज करता है जब भी वो किसी मीडियम के साथ कोलाइड करता है। तो जब मीडियम कोलाइड करता है उसके साथ, तो उस वक्त उनका जो जिगजैग मोशन आप देखते हैं, दैट इज बेसिकली रैंडम मोशन एंड दैट इज बेसिकली काज्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड द मोमेंटम। बेटे, वो जो हमारे पास एयर है ना, जो गैस है, वो एक्चुअली इनके मोशन इनको एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर कर रही है। तो अगर आप कहते हैं कि ये हमारे पास एक गैस मॉलिक्यूल है और यहाँ पे कोई हमने प्लेस कर दिया कोई एक मॉलिक्यूल, लाइक मैं डस्ट पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, तो ये डस्ट पार्टिकल को रेंडमली मूव करवाएगा। डस्ट पार्टिकल का वो जो मोशन हो जाएगा वो ब्रोनियन मोशन कहलाएगा। सो ब्रोनियन मोशन आपको बताता है रैंडमनेस कितनी है। ब्रोनियन मोशन आपको बताता है कितनी रैंडमनेस है। अगर वहाँ पे रैंडमनेस ज्यादा होगी तो इट मीन्स कि वहाँ पे ब्रोनियन मोशन भी ज्यादा होगा। तो ऐसे इसकी एसोसिएशन जो है वो हमारे पास रैंडमनेस के साथ बनती है। और इसमें नेक्स्ट आपने आगे ये देखा कि जितना ज़्यादा हैवियर होगा पार्टिकल उतनी स्पीड उसकी कम होगी। ये मैंने ऑलरेडी बेटा एक्सप्लेन किया है कि वो जितना हैवियर होगा, एनर्जी मोमेंटम आप ट्रांसफर करेंगे ना, तो इतना कम स्पीड वो गेन करेगा। और लाइटर पार्टिकल जब वो उसके साथ एयर टकराएगी तो लाइटर पार्टिकल जल्दी ट्रेवल करेगा, या सॉरी वो स्पीड ज़्यादा गेन करेगा। इसी तरह से जो स्पीड होती है वो विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे कि मैंने कहा पानी में आसानी से ब्रोनियन मोशन हो सकता है, हनी में आसानी से नहीं हो सकता, वो ज्यादा विस्कस इस तरह से। तो विस्कोसिटी डिस्क्राइब करती है बेटे, विस्कोसिटी ये भी डिस्क्राइब करती है कि किसी सब्सटेंस की आप इंटरनल फ्रिक्शन कितनी है। जैसे आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि कोई भी अगर एक फ्लूइड होता है तो उस फ्लूइड की लेयर्स के दरमियान में जो फ्रिक्शन होती है वो विस्कोसिटी के जरिए आप मेजर करते हैं। तो मैंने यहाँ पे अगर ये फ्लूइड की लेयर्स के दरमियान में फ्रिक्शन देखनी है तो ये विस्कोसिटी मुझे बताएगी फ्लूइड कितना गाढ़ा है। तो वो जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उतनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी, और उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उतना फ्लो कम होगा, और वहां पे मूवमेंट इतनी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो ये हमारे पास विस्कोसिटी का फैक्टर था जो कि डिस्क्राइब कर रहा था कि हमारे पास किस तरह से उस पार्टिकल की स्पीड जो होती है वो किस तरह से डिपेंडेंस उसकी होती है। और ब्रोनियन मोशन जो होता है इसकी वजह से फ्लूइड के जो और उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं फ्लूइड में वो कांस्टेंट मोशन में होते हैं। तो आपने यहाँ से क्वेश्चंस और एमसीक्यूज अच्छे तरीके से तैयार करने हैं, ब्रोनियन मोशन की डेफिनेशंस और बाकी जो मैंने आपको ये इस बॉक्स में से बताया वो, और इसके जो फैक्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि किन किन पे ये डिपेंडेंस होती है। तो आई होप बेटा आपको समझ आया होगा। जजाकल्ला खैर। अस्सलाम वालेकुम।